5 और 8 नंबर के ऐसे तगड़े क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आएंगे और इस साल भी आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही तगड़ा इंटीग्रेशन है जो कि 8 नंबर में पूछा जाता है। तो इंटीग्रेशन को हम क्या मान लेंगे? आई मान लेंगे। इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से पाई, अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस cos 2x बट्टे में 2 dx। ठीक है, हमें हमारा उत्तर पता है कि हमें उत्तर कितना लाना है? 2 लाना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमें दिख गया। क्वेश्चन है बड़ा आसान। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया 1 प्लस cos 2x जो होता है वो सूत्र होता है किसका? 2 cos स्क्वायर x का। किसका सूत्र होता है? 2 cos स्क्वायर x। तो ये हम यहाँ पर रख देंगे। लिमिट है हमारे पास 0 से पाई। ठीक है, वर्गमूल है तो यहाँ पे हम मान रख देंगे 2 cos स्क्वायर x बट्टे में ऑलरेडी 2 है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि भैया 2 से ना 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, काट देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 से पाई अंडर रूट cos स्क्वायर x dx। जब भी यहाँ पे अंडर रूट और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहाँ पर समझिए कि आपको जैसे वर्गमूल बोल रहा हूँ, जैसे मॉड का जो कॉन्सेप्ट होता था जिसमें लिमिट चेंज करना होता था, यहाँ पे भी लिमिट चेंज होगी। क्यों? आइए देखते हैं। हमारा जो अंतराल है, जो लिमिट है, अगर आप देखेंगे 0 से पाई है तो 0 से पाई तो नहीं होता, उसके बीच में π/2 भी आता है। अगर हम cos x, क्योंकि बाहर आके ये cos x हो जाएगा, अगर हम cos x फलन की बात करें तो cos x जो फलन होता है 0 से π/2 में प्लस होता है। 0 से π/2 में क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। और π/2 से पाई में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो दो जगह अपना नेचर बदल रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें ढंग से, 0 से पाई ये है अपना cos x dx। अब इसको हम ढंग से लिखेंगे और इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप 0 से पाई करोगे तो इसका उत्तर 0 आएगा। तो आपको उत्तर में क्या लाना है? 2 लाना है। ठीक है, तो देखो पहला लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से π/2 में जाएगा। 0 से π/2 में cos x कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये फलन हो जाएगा पॉजिटिव का। फिर देखो π/2 से पाई में अगला जो लिमिट जाएगा वो जाएगा π/2 से पाई में, और फलन मेरा क्या है? cos x नेगेटिव होता है तो यहाँ चिन्ह लगेगा नेगेटिव का, यहाँ चिन्ह लगेगा नेगेटिव का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब cos x का समाकलन क्या होता है प्यारे बच्चों? sin x। लिमिट मेरे पास है 0 से π/2। cos x का समाकलन sin x, लिमिट मेरे पास है π/2 से पाई। अब हम लिमिट रख देंगे, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट। यहाँ पे भी हम मान रखेंगे x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट। ठीक है, sin π/2 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0, sin पाई का मान 0, sin π/2 का मान 1। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा अपना 2, और 2 ही हमें लाना था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो का लाइक हमने रखा है एम 1000 लाइक का। ठीक है, कर देना आप। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो अवकल समीकरण है इसका व्यापक हल निकालना है। अगर हम इस अवकल समीकरण को ध्यानपूर्वक देखें, है ना, तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है x dy बट्टे dx प्लस 2y बराबर x स्क्वायर, ये दे रखा है ना दोस्त। तो देखो रैखिक अवकल समीकरण तो क्लियरली दिख ही रहा है। तो dy बट्टे dx के साथ क्या है? x है, तो इस x को हटाना है। तो हमें क्या करना होगा? x से दोनों तरफ भाग देना है। x से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है, अब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो जब भाग देंगे तो ये हट जाएगा, जो बचेगा वो मैं लिख देता हूँ। dy बट्टे dx बचेगा, 2 के बट्टे में आ जाएगा x गुणे में y, और यहाँ से x स्क्वायर से x से भाग दोगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। ठीक है ना। तो बच्चों ये क्या है? ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। इसको समीकरण मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यह एक
रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, और किस टाइप का है वो भी लिख देते हैं। यह है dy बट्टी dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के टाइप का। ठीक है, क्यू जो होना चाहिए वो x का फलन होना चाहिए या फिर कोई अचर पद होना चाहिए, वही है। तो जब हम तुलना करेंगे प्यारे बच्चों, तो p के स्थान पर क्या रहेगा, y का गुणज 2 के बट्टे में x, और q के स्थान पर क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो x है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना होता है समाकलन गुणक। समाकलन गुणक जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, जिस जो होता है e की पावर में समाकलन p dx। ठीक है, अब यहाँ मान रखेंगे, p का मान क्या है बच्चों, 2 बट्टे x dx। ठीक है, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया था। अब देखिए 1 बट्टे x कंडीशन क्या होता है, log x। ठीक है, और जो भी गुणज में होता है log के, आपको एक सूत्र पता होगा, n log जो m होता है वो क्या होता है, log m की पावर n होता है। अब और एक सूत्र आपको लगेगा यहाँ पर कि e की पावर log x x के बराबर होता है, ये भी मैंने लगे हाथ लिख दिया। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये जो 2 गुणे में है ये पावर में चला जाएगा, e की पावर में log, ये पावर में आ जाता है, m की पावर n हो जाता है, और e की पावर log x क्या होता है, सिर्फ x, और यहाँ x के स्थान पर क्या है, x स्क्वायर है। तो हमें हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या मिला, x स्क्वायर मिला। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसीलिए अवकल समीकरण का हल, इसीलिए अवकल समीकरण के हल पे आ जाते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है ना। तो मान रखेंगे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर, q हमारे पास है x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x की घात 3 dx प्लस c। तो यहाँ x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा। क्या होता है, जो भी पावर होती है एक पावर जुड़ जाता है, वही पावर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल मिल गया। तगड़ा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में रिपीट मोड में पूछा जाता है आंसर। ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल मिल गया। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछ रहा है, एक पाइप, हमारे पास एक पाइप है। पाइप कैसे आकार, किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। ये हमारे पास एक पाइप है, प्रश्न पढ़ रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ। कह रहे हैं एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति क्यूब प्रति सेकंड की दर से नीचे गिर रही है। इस पाइप से ना बच्चों रेत नीचे गिर रही है। ठीक है, रेत नीचे गिर रही है और गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। एक शंकु बनाती है नीचे गिरकर। ठीक है, मतलब इसके अंदर जितना रेत होगा वही रेत नीचे गिरा है, तो इसका आयतन जो में जो परिवर्तन होगा इसके आयतन के बराबर होगा, है ना। कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा ये सब आपने। तो मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या हमारी r है और शंकु की ऊंचाई हमारी h है, ये मान लेना। ठीक है, देखो हमको क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बेलन के आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, यहीं से मुझे आइडिया लग गया। प्रति सेकंड है, यानी कि समय के सापेक्ष हमें दे रखा है डी वी बट्टे डी टी। आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, जो रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग है, त्रिज्या का छठा भाग है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा 6h। जहां जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, डी एच बट्टा डी टी, ये आपको निकालना है। ठीक है, डी एच बट्टा डी टी आपको निकालना है। तो आप जानते हैं चूंकि
शंकु का आयतन। शंकु का आयतन V बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमें आर का मान तो पता है 6h है, वो यहाँ रख देंगे ताकि ये जो फंक्शन है वो एक में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ आर भी एच भी है तो दोनों एच में आ जाए फंक्शन, तो मान रख देंगे पाई, आर की जगह पे हमने रख दिया 6h, गुणे में ऑलरेडी एच है तो यहाँ V फलन क्या हो जाएगा, पाई/3, 6×6 36, h की घात 3, 3 × 3, 3 दूनी, तो V बराबर आ जाएगा 12 पाई h की घात 3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ dv/dt है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलज करने पर, t के सापेक्ष अवकलज करने पर, t के सापेक्ष कर देते हैं अवकलज। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम dv/dt, 12 पाई क्या है, कांस्टेंट है, h की पावर 3 का अवकलज करेंगे, पहले क्या सॉल्व होती, पावर 3 सामने आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी और फिर h का अवकलज क्या हो जाएगा, dh/dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मानों को रखेंगे। dv/dt हमारे पास कितना है बच्चों, 12 है, तो यहाँ पर 12 रख देंगे, यहाँ पर है 12 पाई, गुणे में है 3, h का मान हमें दे रखा था प्रश्न में 4 और हमें निकालना dh/dt। ठीक है, सो देखो 12 एकम 12 कटा, 4 चक्कू 4 × 4 16, 16 3 48, 48 पाई है तो गुणे में 48 पाई, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो हमें हमारा dh/dt क्या मिलेगा, 1/48 पाई। ठीक है, और h का मात्रक सेंटीमीटर, समय का मात्रक सेकंड, ये हमें हमारा क्या मिलेगा, उत्तर। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, ये सिद्ध करने के लिए आ रखा है एग्जाम में बड़े नंबर में। ठीक है, तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी, तो जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसी को लेना होता है, तो यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, सॉरी बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, दायां की जगह बायां लिख देना। क्या है बायां पक्ष, एक बार लिख लेते हैं, ये है tan इनवर्स √ के अंदर है। सो देखिए हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है, तो मैं देखो यहाँ 1 + x है, 1 - x है, तो मुझे आइडिया लग रहा है, क्या आइडिया लगा, मैं x की जगह पर मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, cos 2 थीटा मान लेता हूँ, तो cos इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो जहाँ जरूरत पड़ेगी थीटा के स्थान पर ये मान हम रख देंगे। अब इस मान को उठाकर यहाँ रखो, बाहर अपने पास है tan इनवर्स, देखिए मान रखेंगे √ के अंदर, 1 + x की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्त, x की जगह पे हम रख देंगे cos 2 थीटा। ठीक है जी, x की जगह पे हमने क्या रख दिया, cos 2 थीटा। जहाँ जहाँ x था वहां पर मैंने cos 2 थीटा रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सूत्र तो पता ही होगा कि 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा क्या होता है ना, पता होगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा रख दिया, और ये क्या होता है, 2 sin² थीटा रख दिया। बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan के पदों में लाना है तभी वो हटेगा। यहाँ इसके जगह पे रख देंगे 2 cos² थीटा और यहाँ आ जाएगा 2 sin² थीटा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ से √2, यहाँ से √2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, नीचे से भी √2, नीचे से √2 क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ, तो ऊपर नीचे √ से √2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, तो cos² बाहर आके क्या हो जाएगा, √ के cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा, यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, क्या tan के रूप में आ रहा है, नहीं आ रहा है, tan कब आता है, sin के बट्टे में जब cos होता है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यानपूर्वक देखिए, मैं हर एक पद में ऊपर नीचे cos से भाग दे दूंगा,
कॉस थीटा को भाग दे दिया कॉस थीटा से, साइन थीटा को भाग दिया कॉस थीटा से, सेम चीज नीचे भी करनी है, कॉस थीटा को भाग दे दिया कॉस थीटा से, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस बट्टा कॉस क्या होता है 1, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है टेन थीटा। सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा 1 + टेन थीटा। तो क्या टेन के रूप में आ रहा है, नहीं। अब इस एक को देखो, यहाँ पर गुणे में मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, इधर अगर मैं चाहूँ तो गुणे में 1 लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, टेन इनवर्स, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 10π/4, क्योंकि 10π/4 का मान 1 होता है। यहाँ पर है ऑलरेडी टेन थीटा, यहाँ पर 1 प्लस इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 10π/4, और ये है टेन थीटा। ठीक, आपको भैया एक सूत्र पता होगा, यहाँ से एक सूत्र पता होगा, कौन सा वाला, कि भैया 10a - b का जो सूत्र होता है ना, वो होता है 10a - 10b बट्टे में 1 + 10a 10b होता है। ठीक है, तो a के जगह पे π/4 है और b की जगह पे थीटा। ठीक है, a की जगह पे π/4 है और b की जगह पे थीटा, तो वो हम रख देंगे 10 इनवर्स 10 a की जगह पे है π/4 और b की जगह पे हमारे पास क्या है थीटा। तो 10 इनवर्स से 10 हट गया, क्या बचा हमारे पास π/4 माइनस का थीटा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, थीटा का मान रख देंगे। थीटा का मान हमारे पास क्या था, कॉस इनवर्स x बट्टे में 2, तो ये हमने रख दिया कॉस इनवर्स x बट्टे में 2, और यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तगड़ा क्वेश्चन थे, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है बार बार, और ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ये वाला क्या है, हमारे पास जो एक फलन है, यदि फलन f जो है वो n से y में जा रहा है और fx हमारा ये है, द्वारा परिभाषित है, जहां y बराबर ये है, तो सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम फलन भी हमें ज्ञात करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और इस साल भी पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाल में लिखेंगे जो दिया है, कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी मैटर करता है। हमें क्या दे रखा है कि जो फलन है वो n से y में जा रहा है, ठीक है, और हमें फलन fx जो दे रखा है वो 4x + 3 दे रखा है, fx बराबर ये दे रखा है, और हमारे पास y क्या है, y ये है कि y कहाँ से आ रहा है, वो n से आ रहा है, और जो y है वो आपका 4x + 3 के बराबर है, और x हमारा n से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रतिलोम फलन पता है कब होता है, जब f ऑपरेशन g और g ऑपरेशन f एक x दे दे और एक y दे दे, तभी व्युत्क्रमणीय फलन होता है। तो हमें क्या करना है, माना fx को y मान लेना है, fx को y मान लेना है। देखो fx हमारे पास ऑलरेडी है, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये fx है हमारे पास, fx को अपने को y मानना होता है, तो y बराबर हमारे पास क्या होगा दोस्त, 4x + 3 होगा, तो प्लस का 3 इधर के हो जाएगा माइनस का 3, 4x, ये 4 गुणे में है, इधर के आ जाएगा बट्टे में, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, ये x आ गया, अर्थात क्योंकि y में है तो इस फंक्शन को gy बोलते हैं, अर्थात gy हमारे पास कितना है, y - 3 बट्टे में 4। तो fx मिल गया आपको, gy मिल गया आपको, ये fx दे रखा था, gy आपने निकाला। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब आपको एक बार f ऑपरेशन g निकालना है, g ऑपरेशन f निकालना है, तो निकालते हैं f ऑपरेशन g, यानी कि f(g(x). ठीक है, तो देखो बाबू क्या करेंगे, हम यहाँ से f(g(x) का मान रखेंगे। अच्छा, g(x) नहीं लिखना है क्योंकि g y में है, तो इसे y लिखेंगे, ये y, g हमारा y में है ना, gy लिखेंगे, तो gy क्या अपना रख दो यहाँ पर, y - 3 बट्टे में 4। तो आपको क्या करना है, जो f वाला फलन है, जहां आपको x दिख रहा है वहां पर ये मान रख देना है। तो देखो ये 4 है, x की जगह पे क्या आ जाएगा,
एक्स की जगह पे आ जाएगा वाई माइनस 3/4 रख दिया। फिर क्या है, प्लस का 3 है, तो आप देख पाएंगे प्लस का 4, सॉरी ये बट्टे में 4 गुणे में 4 कटा, यहाँ बचा वाई माइनस 3, बाहर से प्लस का 3, ये भी कटा, क्या आ गया वाई। तो मैंने बोला था एक एक्स देगा एक वाई देगा, तो आपको एफ ऑपरेशन जी क्या मिल गया, वाई मिल गया। चलो अच्छी बात है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको जी ऑपरेशन एफ निकालना है, ये आपको एक्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो जी ऑपरेशन एफ कैसे निकलेगा, जी एफ एक्स, ठीक। तो देखिए जी यहाँ बाहर रहेगा, एफ एक्स का मान रखना है, एफ एक्स का मान क्या है 4x + 3, 4x + 3 रख दिया। अब जहां पर जी फंक्शन है, y के स्थान पर आपको क्या रखना है, 4x + 3 रख देना है। तो y के स्थान पर रखेंगे 4x + 3, ऑलरेडी क्या है यहाँ पर माइनस का 3 और पूरे के बट्टे में क्या है 4 है, तो प्लस का 3 माइनस का 3 कटा, 4x के बट्टे में 4, 4 से 4 कटा, यहाँ क्या आ गया x। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जी ऑपरेशन एफ आपको क्या मिल गया x। समीकरण नंबर 2 बोल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर लिख दे 1 तथा 2 से आप देख रहे हैं कि ये y है ये x है, अतः एफ इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय एफ का व्युत्क्रमणीय एफ इनवर्स होता है। अब आपको निकालना होगा व्युत्क्रमणीय फलन, है ना, तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रमणीय फलन के लिए, व्युत्क्रमणीय फलन आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में निकाल दिया था लेकिन आपको पता भी नहीं चला होगा, तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रमणीय फलन के लिए, व्युत्क्रमणीय फलन के लिए। तो व्युत्क्रमणीय फलन के लिए क्या करना होता है, एफ एक्स को वाई मानना होता है। ये हम पहले भी स्टेप ये कर चुके थे बट आपको दोबारा करना है। वाई बराबर क्या है 4x + 3 है, यहाँ से आपको क्या, यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो ये 4 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका व्युत्क्रमणीय फलन ऐसे नहीं लिखना है, इसीलिए एफ इनवर्स x के रूप में लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे y की जगह पे x रख देना है, x - 3/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे रेखाएं जिनके सदिश समीकरण इतने और इतने हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। सदिश समीकरण के रूप में तो आप ये आपका क्या हो जाएगा a1 वेक्टर, ये आपका हो जाएगा b1 वेक्टर, ये आपका हो जाएगा a2 वेक्टर और ये आपका हो जाएगा b2 वेक्टर। b1 और b2 अलग अलग हैं, तो न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है d बराबर वो क्या होता है मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस के अंदर क्या होता है b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है a2 माइनस a1 बट्टे में क्या आ जाता है b1 क्रॉस b2 का परिमाण, ये सूत्र होता है। तो ये चीज़ हमें निकालनी है एक एक करके। तो स्टार्टिंग करते हैं b1 क्रॉस b2 से, ठीक है। b1 क्रॉस b2 निकालते, क्रॉस बोले तो सदिश गुणन, तो यहाँ लिख देंगे i j k। b1 का i का गुणज क्या है पहला 1, j का गुणज है -3, k का गुणज क्या है 2, b2 i का गुणज 2, j का गुणज 3, k का गुणज 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निकालेंगे, तो देखो i को छुपाएंगे 3 × 3 माइनस 2 × 6, फिर आपका आ जाएगा माइनस का j छुपाएंगे 1 × 1 2 दूनी 4, फिर आपका प्लस का k आ जाएगा, k छुपाएंगे 1 × 3 माइनस 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 9i और यहाँ से बचेगा माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3j और फिर 6 और 3 9 की, ठीक है। फिर हमें इसका परिमाण भी चाहिए, तो लगे हाथ हम क्या करते हैं
परिमाण भी निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 का हम क्या निकाल लेंगे, परिमाण निकाल लेंगे। निकालो परिमाण, क्या होता है I के गुणज का वर्ग प्लस J के गुणज का वर्ग प्लस K के गुणज का वर्ग। तो 9 नम 81, 3 तियाँ 9, 9 नम 81। तो ये हो जाएगा आपका 90, 90 में 81 जोड़ेंगे तो 171 हो जाएगा, ठीक है ना। 19 नम्मा 171 होता है, 19 नम्मा। तो 9 का वर्गमूल होता है 3, √19 आ जाएगा, ठीक है, 3 √19 आ जाएगा, लिख दिया। अब हमें A2 - A1 चाहिए, वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। इसलिए अब हम निकालेंगे A2 - A1, ठीक है जी। A2 हमारे पास क्या था बच्चों, A2 था 4I प्लस 5J प्लस का 6K माइनस A1 हमारे पास क्या है, I प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है। घटा देंगे, 4I में से 1I घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3I, 5J में से 2J घटाएंगे 3J, 6 में से 3 घटाएंगे 3K, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो निकाल लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम आ जाएंगे B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 - A1 के साथ। तो B1 क्रॉस B2 हमें क्या मिला था, ये माइनस के 9I प्लस का 3J प्लस का 9K, डॉट बोले तो अदिश गुणन, और ये है अपना A2 - A1, 3I प्लस 3J प्लस 3K, ठीक है। तो I का I के साथ 9 तियाँ 27 माइनस का 3 तियाँ 9 J का J के साथ प्लस 9 तियाँ 27, इससे ये कटा क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अर्थात हमें हमारा D क्या मिलेगा, न्यूनतम दूरी क्या मिलेगा। अगर नेगेटिव में भी आता है D तो उसे आपको पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हमने कैलकुलेट की, ये हमें क्या मिला 9, और इसका परिमाण क्या मिला था 3 √19, ठीक है। तो हम भाग दे देंगे, 3 तियाँ 9, तो ये आ जाएगा 3/√19, ठीक है। ये हमें हमारा न्यूनतम दूरी मिल जाएगा। चाहो तो √19 से ऊपर नीचे भाग दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता ही आता है, 100% गारंटी के साथ आएगा ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, तो कभी कोई बड़े नंबर में आ जाता है 5 नंबर में, लेकिन आता जरूर है। मेन बात ये है, कह रहे उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण ये हैं, ठीक है। तो देखो समांतर चतुर्भुज में आपको चित्र आप एग्जाम में बना रहे हो तो बहुत बेहतर है, बना के दिखा देते हैं। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके विकर्ण, ठीक है, विकर्ण की जगह विमाएं, एक हमें दे रखा है ये, ठीक है, ए हमें ये दे रखा है, बी हमें ये दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है A क्रॉस B का परिमाण, ठीक है। ये सूत्र होता है इसका। कई बच्चे थोड़ा कंफ्यूज यहाँ पर ये हो सकते हैं कि बच्चों को जो जनरली प्रश्न आता है वो विमाएं दी जाती है, यहाँ पर विकर्ण लिख दिया गया है, तो बच्चे सोचते हैं कि यार विकर्ण का कौन सा सूत्र होगा, तो विकर्ण का भी यही सूत्र होता है, ठीक है। तो चलिए A क्रॉस B निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे A क्रॉस B, क्रॉस बोले तो सदिश गुणन, तो यहाँ लिख देंगे हम I J K, ठीक है। A के गुणज में आ जाओ, 3 1 -2, 3 1 -2, B में क्या है 1 -3 4, ठीक हो गया। अब निकालते हैं, I को छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ 4 एकम 4 माइनस इसके गुणा इसके साथ 3 दूनी 6 माइनस J को छुपा देंगे, 3 चौके 12 माइनस 2 एकम 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आ जाओगे, K को छुपाएंगे, 3 तियाँ 9 और 1 एकम 1, तो हमें ये मिलेगा 4 में से 6 घटाएंगे माइनस के 2I माइनस के 14J
और माइनस के 8 की, सॉरी माइनस के 10 की। ठीक है, इसीलिए हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण निकालना है। परिमाण क्या होगा, अंडर रूट के अंदर आई के गुणज का वर्ग, जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग। ठीक है, कर देते हैं तो 2 दूनी 4, 14 गुणा 14 196 और ये 100, तो ये आ जाएगा कितना, 200। सही कर रहे हैं ना हम कैलकुलेशन, कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ पर। 2 दूनी 4, 14 गुणा 14 196 ही होता है, 200 और 100 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 हो गया, 25 तियां, ठीक है, अंडर रूट 300 आ गया। अब मेरे से गलती ये हुई है ना, यहाँ पर विकर्ण बोला है, विकर्ण बोला है ना, तो विकर्ण में क्या चीज़ होता है बच्चों, मेरे ध्यान से हट गया था। देखो, जो अगर आपको भुजाएं दी जाती हैं ए और बी, अगर ये दी जाती हैं तो ये सूत्र होता है, लेकिन जब आपको विकर्ण दी जाएगी ए क्रॉस बी तो लगेगा, बट्टे में 2 भी लगेगा। ठीक है, इसके बट्टे में 2 भी लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सॉरी, मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ये अंडर रूट 300 आ गया, तो 300 क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 300, 300 गुणा, तो ये हो जाएगा 10, 100 गुणा 3 है 10, अंडर रूट 3 आ जाएगा ये। इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल मान रख देंगे, बट्टे में 2 से भाग देना है, 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ये चीज ध्यान रखिए, जब भी विकर्ण आएगा तो ए क्रॉस भी तो करना ही है, परिमाण लेना, बट्टे में 2 से भाग दे देना है। ठीक है, इस चीज का बस ध्यान रखना है। अगले प्रश्न में आते हैं, बहुत ही तगड़ा है, कह रहे दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा हो, तो ये चीज अपने को प्रूफ करनी है। तो हम लेके चलेंगे यहाँ से ये वाला। तो आप जानते हैं ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ए के परिमाण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, ए डॉट ए होता है। ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए का आ जाएगा ए के साथ ए डॉट ए, और यहाँ पर ऑलरेडी बोल रखा है 2 इकाई सदिश, ए और बी हमारे क्या है, इकाई सदिश है। सो देखो, तो उसके बाद हम करेंगे अभी ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, अब बी पे आ जाओ, ये हो जाएगा बी डॉट ए माइनस गुणा माइनस प्लस बी डॉट बी। आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है। तो ये चीज और ये चीज सेम टू सेम चीज है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, परिमाण ए का वर्ग, और ये हो जाएगा दुगना ए डॉट बी, और यहाँ हो जाएगा परिमाण बी का वर्ग, बी डॉट बी, ये हो जाएगा इस सूत्र से, है ना। अब प्रश्न में दिया है, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, ए और बी इकाई सदिश है, यानी कि इकाई सदिश होने पे क्या होता है, उसके परिमाण का मान 1 होता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान हमें क्या दे रखा है बच्चों, 1 1 दे रखा है, तो यहाँ रख देंगे 1 का वर्ग 2 ए डॉट बी, ये चीज। ठीक है, सो देखो, आप जानते हैं ए डॉट बी सूत्र क्या होता है बच्चों, परिमाण ए परिमाण बी कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। तो इसका मान यहाँ रख देंगे, तो ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, बाहर से ऑलरेडी 2 है, यहाँ पर मान रखेंगे तो ये होगा परिमाण ए गुणा परिमाण बी कॉस थीटा। ठीक है, परिमाण ए और परिमाण बी का मान 1 दे रखा है, 2 आ जाएगा ओवरनिस्ट, 2 1 कम 2, अंदर बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, क्योंकि इसका मान और इसका मान तो 1 है। ठीक है, इसका मान और इसका मान 1 है, तो और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है।
तो यहाँ से आ गया 2 दूनी 4। इधर अपने पास क्या है, a माइनस बी। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लूँगा। यहाँ लिखूँगा वर्गमूल लेने पर, जैसे ही वर्गमूल लूँगा यहाँ बचेगा सिर्फ a माइनस बी। 4 का वर्गमूल होता है 2, और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। ये 2 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में। और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, आराम से हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक पासे को 2 बार उछाला गया है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। संख्या के 4 के न्यूनतम एक बार आने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न डिटेल में करना पड़ेगा। 2 पासे उछालने पर परिणाम, ये क्वेश्चन हर साल आता है। 2 पासे उछालोगे तो क्या परिणाम होगा वो लिख लेते हैं प्रतिशत समष्टि में। तो वो आपका होता है 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 2,1 से 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,6। ठीक है, फिर आप आ जाओगे 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। फिर आप आ जाओगे 4,5, अरे यार 4,6 हो गए, 5,1, सॉरी 5,1, 5,2, 5,3, कहाँ तक, 5,6 तक। फिर आ जाएगा लास्ट में 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6 तक। ये आपके टोटल 36 परिणाम होते हैं। तो जो घटना घटित हो चुकी है पहले ही उसे हम एफ बोलते हैं। एफ घटना जो घटित हो चुकी है उसको बोलेंगे। प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है, संख्याओं का योग 6 लेना है। घटना का नाम संख्याओं का योग 6, एफ। और जो निकालना है उसको ई बोलेंगे। क्या निकालना है, 4 के न्यूनतम एक बार 4 न्यूनतम एक बार हो कम से कम। ठीक है, तो वो कौन कौन से लिख लेते हैं। घटना कौन कौन सी होगी, 4,1, 4 एक बार हो, एक से ज़्यादा बार वो चलेगा। तो देखो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, ये तो होगा इसमें 4 है। बाकी 1,4, 1,4 है, 3,4 है। ठीक है, 1,4 है, 2,4 भी तो है, 2,4 है, 3,4 है, 4,4 हो गया, 5,4 है और 6,4 भी है। इसमें एक बार कम से कम 4 आ ही रहा है। संख्याओं का योग 6 कब कब आएगा, 6 जोड़ने पर 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, ई बट्टा एफ निकालना है। ठीक है, जिसका जो सूत्र होता है वो तो प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे प्रायिकता एफ। तो सबसे पहले ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, ई और एफ घटना में क्या उभयनिष्ठ है, 2,4 यहाँ पे भी है, 2,4 यहाँ पे भी है। पहली घटना तो है 2,4 और 4,2 यहाँ पे भी है, 4,2 यहाँ पे भी है, और कोई घटना उभयनिष्ठ नहीं है।
तो अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? संभव परिणाम 2, कुल परिणाम है 36। 2 पासे को उछालने पे कुल परिणाम 36 होते हैं। एफ घटना पे आ जाओ, उसकी प्रायिकता निकालते हैं। कुल परिणाम कितने हैं? 5 है, ठीक है ना। संभव परिणाम इसमें 5 है और कुल परिणाम यहाँ पर 36 है। अब इस मान को उठाकर यहाँ रख दो, यह 2/36 और 5/36। 36 से 36 कटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिला? 2/5। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं इस सारणिक का मान बताइए। ठीक है, बस आपको कुछ भी नहीं इसका सोचना है इतना ज़्यादा, आपको बस क्या करना है, प्रसार कर देना है। यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, R1 के सापेक्ष क्या कर देना है बच्चों? प्रसार कर देना है। सो देखिए, ये वाला प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, तो प्रसार जब हम करेंगे ये आ जाएगा a² + 1। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? देखो, इस पहला कॉलम छपता है, इसके गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा b² + 1 c² + 1। इसके गुणा इसके साथ, फिर आ जाएगा इसके गुणा इसके साथ, bc गुणा cb। ठीक है, फिर आपका माइनस का ab आ गया, पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा, ab की गुणा इसके साथ होगी, ab गुणा c² + 1 माइनस इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ये हो जाएगा bc गुणा ca। फिर प्लस में आपका ac यहाँ आएगा, पहला रो तीसरा कॉलम छपेगा, ab गुणा cb माइनस इसकी गुणा इसके साथ, ca गुणा b² + 1। तो ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो आपको घबराना नहीं है, बस प्रसार कर देना है और जहाँ तक आपसे हल हो पाए वहाँ तक हल करके छोड़ दो आंसर। अगर सिद्ध करने के लिए लिखा हुआ आता तो तब तक हमें हल करना है जब तक वो आंसर पूरा ना आ जाए। ठीक है, सो देखिए हल करते हैं। बाहर अपने पास है a² + 1, अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा b² c², फिर b² कम b², अब 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा c² और 1 कम 1, और यहाँ हो जाएगा b² c²। ए बी अपना बाहर है तो अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा अपना ab c² प्लस का हो जाएगा ab माइनस, तो ये हो जाएगा ab c²। c 2 बार गुणे में है ना, बाहर अपने पास क्या है ac, तो ये अपना है क्या है ac b गुणा b² cs अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ac b² ca कम ca। ठीक है, अब थोड़ा और हल कर लो। अब क्या करेंगे, a² से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a² b² c², फिर हो जाएगा अपना a² b², फिर आ जाएगा अपना a² c², फिर a² कम a²। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा माइनस के a² b² c²। a² से गुणा कर 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा b² c² प्लस b² प्लस c² प्लस 1 माइनस b² c²। तो इससे हमने गुणा कर दिया। अब ए बी से गुणा करना है, a² b b² c², फिर देखो ए बी गुणा ए बी, ये हो जाएगा a² b² माइनस, ठीक है, a² b b² c² ऑलरेडी था। ठीक है, अब हमें ए सी से अंदर गुणा करना है। देखिए a गुणा a² c गुणा c² b² तो पहले c है, फिर देखिए ये हो जाएगा a² c² b², फिर ये हो जाएगा a² c²। ये हमने खोल दिया। अब देखो कुछ कट पिट रहा होगा, प्लस का माइनस का कटा, और कुछ और कहीं दिख रहा है क्या प्लस माइनस? देखो ढंग से देखो, तो देखो a² b² यहाँ है, a² b² प्लस का यहाँ है, और कहीं माइनस का दिख रहा है क्या? ये भी प्लस का है। ठीक है, और कहीं दिख रहा है a² b²?
नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितनी जगह है, 2 जगह है, तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर देखो यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, और ये, तो ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का कट गया, ठीक है। इसका चिन्ह सही है ना, कट जाना चाहिए था, जोड़ना पड़ रहा है, देख लेना। फिर देखो ये ए स्क्वायर है, लिख दिया। कहीं बी स्क्वायर आ रहा होगा, यहाँ बी स्क्वायर भी है, लिख दिया। यहाँ पर सी स्क्वायर भी है, लिख दिया। जो लिख रहे हैं उस पर अंडरलाइन मारते चलो, ठीक हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का कटा, ठीक है। और कहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर है प्लस का, और ये माइनस का, ये भी कट गया, ठीक है। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये जुड़ रहा है माइनस के 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी हो गया। क्या बचा अपना, सिर्फ प्लस का 1 बचा, और तो कुछ नहीं बचा, प्लस का 1 यहीं पे छोड़ दोगे, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये दे रखा है दीर्घवृत्त, व्यापक समीकरण है, तो चित्र बनाएंगे दीर्घवृत्त का। तो आपको पता चल गया ये हमारा केंद्र है, जिसका निर्देशांक होता है 0,0। ये वाला बिंदु हो जाएगा a,0, ये वाला बिंदु है 0,b, 0,-b और -a,0, a b c d। अगर इस कितने टुकड़े हैं समान सेम टाइप के, 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4। अगर इस टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लें और 4 से गुणा कर दे तो संपूर्ण का आ जाएगा क्षेत्रफल, संपूर्ण का आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अभिष्टित क्षेत्रफल, वो क्या होगा, एरिया ABCD, उसको हम निकाल सकते हैं 4 गुणा एरिया OAB, ठीक है। तो लिमिट ले लो, 0 से a तक ले लेते हैं, और ये वक्र हमने सीमा निर्धारित कर दी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वक्र कितनी जगह गिर रहा है वो बता देगा। तो 4 सीमा लिमिट लेंगे, x में लिमिट लिया हमने 0 से लेकर a तक, तो सूत्र क्या लगेगा, y/dx। तो इस वक्र से y का मान निकालेंगे, ये है ना वक्र। हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है x² बट्टा a² प्लस y² बट्टा b² बराबर 1। ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये बट्टे का इधर आके आ जाएगा गुणे में, लॉसअप ले लोगे, ये आ जाएगा a² माइनस x² बट्टे में a²। तो y का मान क्या आ जाएगा, वर्गमूल निकालोगे b बट्टा a अंडर के अंदर a² माइनस का x²। और ये रफ में नहीं करना है, ये फियर में ही करना है, ठीक है। ये मान अब हम यहाँ पर रख देंगे। 4 लिमिट हमारी है 0 से a, और यह b बट्टा a अंडर a² माइनस का x² dx। तो आप देखेंगे 4ba, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 0 से a अंडर a² माइनस x² dx। और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है ना, ये तो क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। तो इसके जगह पे मान रख देते हैं अब हम। तो ये हो जाएगा 4ba बाहर रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 अंडर a² माइनस a² माइनस x² प्लस a² बट्टे 2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट हमारी है 0 से a। अब इसमें मान रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह पर रखना है a, जहां जहां आप x देख रहे हैं वहां पर आप a रख देंगे। अपर लिमिट रखो, अब लोअर लिमिट रखो, x की जगह पर रखना है 0, ठीक है। सो आप देख पा रहे होंगे a एकम 1 और 0 से
के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है। आपको पता होगा भैया कि साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है और साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। तो ये मान रख देंगे, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा डायरेक्ट 0, ये भी हो जाएगा डायरेक्ट 0, और इसके जगह पे 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, 0 गुणा कुछ भी हो 0। तो बाहर अपने पास है 4ba और यहाँ से बचेगा अपना a² / 2 साइन इनवर्स 1 का मान π/2, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा एक a से एक कटा πab वर्ग मात्रक। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में बच्चों बार बार आता है, ढेर सारे क्वेश्चन है भाई हमारे पास। आज के वीडियो को बच्चों मैं बैठ के ना पेन पेपर में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा मेरा बेकार गया है। बेकार मतलब सुबह से उठ के भाग दौड़ पे लगाना, मम्मी की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में पूरा दिन चला गया, मेरी खुद की तबीयत खराब चल रही है, तो एकदम वीकनेस फील कर रहा था। डिजिटल बोर्ड में ना एनर्जी चाहिए होती है, चल फिर के पढ़ाना पड़ता है ना, तो उतना चल फिर नहीं पाता, तो मैंने सोचा कुछ कंटेंट तो देना चाहिए, इसीलिए मैंने बैठ के पढ़ा के ये पेन पेपर में पढ़ा दिया। ठीक है, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे कंटेंट बनाने के लिए रेडी हूँ, बस आपकी तैयारी की कमी नहीं हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। देखो अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकते हैं, एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ, ना ये समघाती है, तो एक ही चॉइस बचती है रैखिक अवकल समीकरण। तो ये रैखिक अवकल समीकरण है लेकिन सेकंड टाइप का है। ठीक है, ये dy गुणे में इधर क्या आ जाएगा बट्टे में, और ये 1 + y² गुणे में इधर आ जाएगा सबके बट्टे में, tan इनवर्स y - x बट्टे में 1 + y²। अलग अलग ले लूंगा बट्टे में, dx बट्टा dy यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स y बट्टे में 1 + y² और x के बट्टे में आ जाएगा 1 + y²। इधर सिर्फ y का पद रहना चाहिए, तो x वाला पद उठाकर इधर लेके आओगे, ये हो जाएगा dx बट्टा dy प्लस x के बट्टे में 1 + y²। इधर हमारे पास है tan इनवर्स y बट्टे में 1 + y²। तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। तो यहां लिख देंगे यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। तो रैखिक अवकल समीकरण किस टाइप का है? सेकंड टाइप का है, जिसका रूप होता है dx बट्टा dy प्लस px = q। q जो फलन होना चाहिए तो y का होना चाहिए या अचर होना चाहिए। तो यहां पर जब हमने तुलना किया, ठीक है, तो p के स्थान पर क्या होगा x का गुणज, जो कि 1 के बट्टे में 1 + y², और q के स्थान पर हमारे पास है tan इनवर्स y बट्टे में 1 + y²। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? समाकलन गुणक। जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका सूत्र होता है e की पावर में p, इसके बट्टे में dy ना, तो dy आएगा p dy। तो p का मान रखेंगे 1 के बट्टे में 1 + y² dy। इंटीग्रेशन आपको आता होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स y। ठीक है, तो ये हमें हमारा समाकलन गुणक मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? अवकल समीकरण का हल निकालना है। अतः अवकल समीकरण का हल, इसका सूत्र क्या होता है? देखो dx है ना, तो x में आएगा x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब इस पे हम मान रखेंगे x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है?
e की पावर में 10 इनवर्स y। क्यू हमारे पास क्या है 10 इनवर्स y बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर में 10 इनवर्स y dy प्लस सी। अब हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इस वाले पार्ट का क्या कर देना है इंटीग्रेशन। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ देखिए 10 इनवर्स को मानने पे उसका अवकलज नीचे में मौजूद है। हम मान लेंगे t बराबर 10 इनवर्स y को, e की पावर 10 इनवर्स y को t मत मानना, सिर्फ 10 इनवर्स y को मानना है। t मान लिया तो dy यहाँ पर है तो y के सापेक्ष अवकलज कर दो। 10 इनवर्स y का अवकलज क्या होता है 1 के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। dy बट्टे के इधर क्या आ जाएगा गुणे में, ये चीज हो गई। अब आप देखेंगे इन मानों को हमें उठाकर यहाँ रखना है। ठीक है, 10 इनवर्स y की जगह पे t सिर्फ इधर रखना है, इधर मत रख देना। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा x e की पावर में यहाँ पर तो है 10 इनवर्स y। समाकलन वाले पार्ट में रखना है। 10 इनवर्स y को हमने क्या माना है t माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा t और dy बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा dt। ठीक, और e की पावर में 10 इनवर्स y है तो e की पावर में क्या आ जाएगा d आ जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर आइलेट वाला नियम लगा के, क्योंकि दो फलन की गुणा हो रही है, इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में माना जाता है, तो इसको आप सेकंड मानोगे और इसको आप फर्स्ट मानोगे और समाकलन करोगे। ठीक है, तो समाकलन करते हैं तो देखो क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसा, दूसरे वाले का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट लगाते हैं, पहले वाले का अवकलज डी बट्टे डी टी टी, फिर क्या होता है गुणे में पहले वाले का समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद पूरे का समाकलन। चल लगा है। अब देखो e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, t का प्लस t के सापेक्ष 1 होता है, e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, और बाहर से अपने पास क्या है dt, और यहाँ पर प्लस c था। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा t e की पावर t, e की पावर t 1 कम e की पावर t। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर t का समाकलन e की पावर t। अब e की पावर t यहाँ से देखो भैया उभयनिष्ठ है, और इस तरफ हमारे पास क्या है x e की पावर 10 इनवर्स y है ना। तो अब हमें क्या करना है, t का मान रख देना है। t का मान क्या था 10 इनवर्स y। ठीक है, 10 इनवर्स y हम रख देंगे। ठीक है, यहां पर क्या अपने पास x e की पावर में 10 इनवर्स y है। अब यहाँ पे भी उत्तर छोड़ सकते हो, कई बच्चे मैं यहाँ पे अगर उत्तर छोड़ दो तो बोलेंगे सर आपने गलत कर दिया। भाई कोई गलती नहीं है, कोई माइक वाले गलत बता देना मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, बिल्कुल सही है। ये आपका अब आपके अवकल समीकरण का व्यापक हल आ चुका है। लेकिन अगर आप थोड़ा और हल करना चाहते हो तो e की पावर 10 इनवर्स से क्या करो, दोनों तरफ भाग दे दो। e की पावर 10 इनवर्स y से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो ये वाला पार्ट तो क्या होगा बाबू, कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और ये वाला पार्ट भी दोनों तरफ ये कटा तो यहाँ से बचेगा सिर्फ 10 इनवर्स y माइनस के 1 ये बचेगा, और c के बट्टे में आ जाएगा e की पावर 10 इनवर्स y। ठीक है, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इनवर्स y माइनस 1, इनवर्स है ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव में चला जाएगा e की पावर, इसको एक नया नियतांक मान लो या फिर यही छोड़ दो, यही छोड़ दो तो ठीक है। इसको एक क्योंकि c के बट्टे में ना एक नया क्या यही छोड़ देते हैं, यही छोड़ दो
तो ये हमें अवकल समीकरण का क्या मिल जाएगा, हल मिल जाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में मैं यहीं रहने देता हूँ। देखो अभी भी मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो हम कल की वीडियो में करेंगे। बड़े बड़े नंबर के जो प्रश्न है, 8-8 नंबर में आता है, ढेर सारे प्रश्न है, ये हम कल के वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब ये सारे 8-8 नंबर के प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ये आपको कल की वीडियो में मिलेगा। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और आपको कॉपी वाली वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।